हेलो एवरीवन, दिस इज शीरीन एंड आई वेलकम टू माय चैनल स्टडी एडी शीनू। देखिए, आपकी इस पे यूपी टेट, सुपर टेट एंड केवीएस की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। तो जिसको भी गवर्नमेंट टीचर बनना है वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको वही चीज़ पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपको बताना है, आदित्य इलाहाबाद से हल्दिया जलमार्ग से गया, उसने किस नदी में सफ़र किया। ठीक है, देखिए आदित्य जो है वो क्या इलाहाबाद से कहाँ गया, हल्दिया गया। ठीक है, इलाहाबाद से हल्दिया गया किस मार्ग से, जल मार्ग से। ठीक है, तो उसने किस नदी में सफ़र किया होगा ये आपको बताना है, यमुना में, गंडक में, गंगा में या महानदी में। ठीक है, तो जो आदित्य है वो अगर इलाहाबाद से हल्दिया जाता है तो वो गंगा नदी में सफ़र करेगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, गंगा। ठीक है, क्योंकि जो गंगा नदी में जो राष्ट्रीय जलमार्ग है वो आपका जाता है इलाहाबाद से हल्दिया को। ठीक है, आपका कौन सा गंगा में राष्ट्रीय जलमार्ग है। ठीक है, वो कहाँ जाता है, इलाहाबाद से हल्दिया को जाता है। और अगर आपसे पूछ लेते हैं वो किस नंबर का राष्ट्रीय जलमार्ग है, तो वह है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, जो क्या है इलाहाबाद से कहाँ जाते हैं, हल्दिया को। ठीक है, और अब इलाहाबाद को क्या बोलते हैं, प्रयागराज बोलते हैं। ठीक है, इलाहाबाद आपका कहाँ पड़ता है, यूपी में पड़ता है, और हल्दिया आपका कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। याद रखिएगा, आपका हल्दिया कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ठीक है, और जो आपका राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है, यह भारत का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा राष्ट्रीय मार्ग है। कौन से, दूसरे नंबर का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। और अगर आपसे पूछ लेते हैं कि पहले नंबर मतलब सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है, तो आपका सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या कौन सा है, 4 है। ठीक है, 4 है, जो कि कहाँ से निकलता है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से होकर जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, आपका दूसरे नंबर का सबसे बड़ा कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग है, तो वो है संख्या 4, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4। और दूसरे नंबर का सबसे बड़ा कौन सा है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, जो आपका इलाहाबाद से हल्दिया जाता है। और जो सबसे बड़ा है वो आपका जाता है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है, तो आपको एक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक चीज़ और, अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग की संख्या कितनी है, तो 11 है, 111 है। भारत में कुल राष्ट्रीय जलमार्ग की संख्या कितनी है, तो है आपकी संख्या 111। ठीक, याद रखिएगा, भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग की संख्या 111 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्ट की प्रक्रिया होती है। आपको बताना है वर्मी कंपोस्ट की प्रक्रिया किसके द्वारा की जाती है, कवक द्वारा, जीवाणु द्वारा, कीड़ों द्वारा या पशुओं के द्वारा। तो देखिए, वर्मी कंपोस्ट की प्रक्रिया आपके कीड़ों द्वारा की जाती है। किसके द्वारा, कीड़ों द्वारा की जाती है। यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, कीड़ों द्वारा। और स्पेशली विशेष रूप से किसके द्वारा होता है, केचुए के द्वारा। किसके द्वारा, केचुओं के द्वारा होता है। ठीक है, वर्मी कंपोस्ट आपका केचुओं के द्वारा होता है। इसमें क्या होता है, केचुए क्या करता है, जो है जैविक पदार्थ के खाने के बाद जैविक पदार्थों को खाता है, फिर उसको उस अपशिष्ट पदार्थ को मल के रूप में बाहर निकाल देता है। इसे ही आपको बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट या फिर केचुआ खाद बोलते हैं, जो कि पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही अच्छी है, अनुकूल है। ठीक है, यह एक कैसी खाद है, यह एक जैविक खाद है। ठीक है, जैविक खाद है, जैविक खाद होती है। देखिए, जो केचुआ है जो वो अपशिष्ट पदार्थ को मल के रूप में निकालता है। ठीक है, वो आपकी क्या है, मतलब जैविक खाद है। और ये कैसी होती है, काली होती है, दरारें मतलब जैसे कि चाय पत्ती होती है उस टाइप में होती है। ठीक है, और ये बहुत ही अच्छी मतलब खाद मानी जाती है। नेक्स्ट आपका है, मिड डे मील की शुरुआत कब हुई थी। आपको बताना है मिड डे मील की शुरुआत कब हुई थी, वर्ष 2011 में, वर्ष 2002 में, वर्ष 1995 में, वर्ष 2006 में। तो देखिए, जो आपका मिड डे मील की शुरुआत हुई थी वर्ष 1995 में, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, 1995। इसमें क्या था, देखिए इसमें पहले 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को पोषक आहार देना था, 1 से 5 तक, और बाद में इसे क्या कक्षा 8 तक जोड़ दिया गया। नेक्स्ट आपका है,
आपको बताना है विजय स्तंभ किसने बनवाया था। ठीक है, महाराणा कुंभा ने, महाराजा सांगा ने, या फिर महाराणा प्रताप ने, या महाराजा जयसिंह ने। तो देखिए जो आपका विजय स्तंभ है इसको बनाया था मेवाड़ के नरेश महाराणा कुंभा। किसने? महाराणा कुंभा ने बनाया था। नहीं, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, महाराणा कुंभा। और अगर आपसे पूछ ले ये कहाँ के नरेश थे, तो ये कहाँ के थे? मेवाड़ के। ठीक है, मेवाड़ के नरेश थे। ठीक है, और इन्होंने कब इसको बनाया था, स्तंभ कब बनवाया था? तो 1437 में बनवाया था। कब बनवाया था? 1437 में बनवाया था। और किस लिए बनवाया था? इन्होंने क्या है, महमूद खिलजी पर विजय प्राप्त किया था, उसकी स्मृति में इन्होंने बनवाया था। ठीक है, याद रखिएगा कि विजय स्तंभ का जो है महाराणा कुंभा ने बनवाया था, जो कि मेवाड़ के शासक थे। 1437 में बनवाया था। क्यों बनवाया था? तो मालवा के महमूद खिलजी पर विजय की स्मृति में बनवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, आपको बताना है कि पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या आता है। पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़कें, पूजा स्थल या उपरोक्त सभी। देखिए आपका पर्यावरण के अंतर्गत ये सभी चीज़ आ जाएंगी, यानी कि आपका 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, देखिए हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं वो सब क्या है, पर्यावरण के अंतर्गत आती है, यानी कि प्राकृतिक पर्यावरण के साथ साथ सांस्कृतिक पर्यावरण भी आता है। ठीक है, याद रखिएगा, प्राकृतिक पर्यावरण और क्या साथ ही सांस्कृतिक पर्यावरण भी। ठीक है, ये सब क्या आपका पर्यावरण के अंतर्गत आता है। पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़कें, पूजा स्थल, ये क्या सब आपका पर्यावरण के अंतर्गत आता है। इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आपका है उत्तर प्रदेश में शीर्ष वनावृत क्षेत्र वाला जिला कौन सा है। आपको बताना है कौन सा जिला ऐसा है जहां पर सबसे ज्यादा मतलब वन क्षेत्र ज्यादा है। खीरी, सोनभद्र, मिर्जापुर या संत रविदास नगर। ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा वन घेरे हुए क्षेत्र है तो वो आपका है सोनभद्र। कौन सा? आपका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, सोनभद्र, क्योंकि यहाँ पर जो है वनावरण क्षेत्र सबसे ज़्यादा है। कितना है? वर्ग किलोमीटर पर वन है। ठीक है, सोनभद्र में। और अगर आपसे पूछ रहे थे सबसे कम कहाँ पे है, तो वो आपका है संत रविदास नगर। कितना है? 3 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में शीर्ष वनावृत क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? सोनभद्र है। ठीक है, और आपका सबसे कम कौन सा है? संत रविदास यानी कि भदोई है। नेक्स्ट आपका है किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे, यहाँ पे है हरे पादप होते हैं, क्योंकि बताना है किस खाद्य श्रृंखला की प्रथम जो कड़ी होती है वो सदैव हरे पादप होते हैं। आपके ऑप्शन है वे विस्तृत रूप से फैले होते हैं, वे मृदा से जुड़े होते हैं, वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिरीकृत करते हैं, या फिर उनमें जड़ें होती हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 वाला। ठीक है, वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 को स्थिरीकृत करते हैं, यानी कि 3rd ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोफाइटा किसे कहते हैं। आपको बताना है हाइड्रोफाइटा किसे कहते हैं। एक सामुद्रिक जानवर को, एक जलीय पौधे को, एक पौधी रोग को, या एक जड़ रहित पौधे को। देखिए ये क्वेश्चन आपको मैं 2 बार पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 2nd वाला, एक जलीय पौधे को। हाइड्रोफाइटा देखिए इसमें क्या होता है, जो पौधे होते हैं वो जल में उगाए जाते हैं, उससे ही क्या बोलते हैं? हाइड्रोफाइटा बोलते हैं। मतलब मिट्टी में नहीं उगाए जाते बल्कि क्या जल के माध्यम से उगाए जाते हैं, तो उससे बोलते हैं हाइड्रोफाइटा। नेक्स्ट है आपका निम्न में से किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है। आपको बताना है किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है। शीतोष्णकटिबंधीय वन की, उष्णकटिबंधीय सवाना की, या फिर उष्णकटिबंधीय वन की, या शीतोष्णकटिबंधीय घास प्रदेश की। ठीक है, तो देखिए सब औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता आपकी सबसे कम होती है उष्णकटिबंधीय सवाना की। ठीक है, यानी कि 2nd ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय सवाना की। ठीक, और अगर आपसे पूछ ले सबसे अधिक किसकी होती, तो होती है उष्णकटिबंधीय वन की, यानी कि 3rd वाली सबसे अधिक।
किसकी होती है? उष्णकटिबंधीय वन की होती है और सबसे कम उष्णकटिबंधीय सवाना की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राष्ट्रीय उद्यान में विदेशी पक्षी साइबेरिया सारस केवल प्रजनन हेतु आते? आपको बताना है वो कौन सा उद्यान है जिसमें साइबेरियाई सारस केवल प्रजनन के लिए आते हैं। ठीक है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान में, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान में, या राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में, या फिर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में। तो जो आपको साइबेरियाई जो सारस हैं वो आपके आते हैं केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान में। कहाँ आते हैं? केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान में, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, और अगर पूछ लेते हैं ये कब आते हैं, तो इस सर्दियों में आते हैं। क्या आते हैं? जाड़े में आते हैं। ठीक है, ये जाड़े में आते हैं। और अगर आपसे पूछते हैं कि केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है, तो ये आपका पड़ता है राजस्थान में। ठीक है, याद रखिएगा राजस्थान में पड़ता है। और जिला कौन सा है? भरतपुर जिले में पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा जो साइबेरियाई सारस है वो केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं प्रजनन करने हेतु। ठीक है, और जो आपका केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान के भरतपुर जिले में पड़ता है। ठीक है, और ये साइबेरियाई सारस आते कब? ये सर्दियों में आते हैं, यानी कि जाड़ों में आते हैं। ठीक है, और अगर आपसे पूछ लेते हैं कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है, तो ये आपका पड़ता है राजस्थान में। ये भी आपका राजस्थान में पड़ता है, और जिला कौन सा है? अलवर जिले में पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा क्योंकि कभी कभार ऐसे क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे पड़ता है। ठीक है, तो जैसे कि तो हम तीनों ऑप्शन को देख लेंगे। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान आपको राजस्थान में पड़ता है और जिला कौन सा है? अलवर। और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? ये आपका पड़ता है उत्तराखंड में। कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, और आपका जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका पड़ता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्लोबल 500 पर्यावरण पुरस्कार किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है? जो आपको ग्लोबल 500 है ये आपका जो है पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। इसमें क्या होता है? पर्यावरण के रक्षण सुधार के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए क्या है आप ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक, आपको बताना है कि ये अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है। तो ये आपका अवार्ड दिया जाता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ठीक है, और अगर आपसे पूछ लेते हैं इसका मुख्यालय कहाँ पड़ता है। ठीक है, मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय पड़ता है नैरोबी में। कहाँ पड़ता है? नैरोबी में पड़ता है। ठीक है, तो ग्लोबल 500 पुरस्कार किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा प्रदान किया जाता है। ये पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। और अगर इसका मुख्यालय पूछे तो आपका इसका मुख्यालय पड़ता है नैरोबी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंडा 21 की सही परिभाषा है? आपको एजेंडा 21 की सही परिभाषा बताना है। इन चार ऑप्शन में से आपको सही परिभाषा बताना है। या मानवाधिकारों की रक्षा हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्य योजना है, या नाभिकीय निरस्त्रीकरण पर 21 अध्यायों की पुस्तक है, या फिर 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना है, या फिर दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ की आगामी बैठक में अध्यक्ष के चुनाव हेतु एजेंडा है। ठीक है, तो देखिए जो आपकी एजेंडा 21 है यह है विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना है, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। या 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना है। ठीक है, इसका निर्धारण कब किया गया था? इसका निर्धारण आपका 1992 में किया गया था। और कहाँ किया गया था? तो ये आपको गया था रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, रियो डी जेनेरियो में किया गया था। ठीक है, रियो डी जेनेरियो यानी कि पृथ्वी सम्मेलन में किया गया था। ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन में किया गया था, क्योंकि पृथ्वी सम्मेलन में किया गया था, ये पर्यावरण के संरक्षण हेतु किया गया था। ठीक है, और आपका जो रियो डी जेनेरियो कहाँ पड़ता है? ब्राज़ील में पड़ता है। ये आपका पड़ता है ब्राज़ील में पड़ता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो आपका एजेंडा 21 है वो क्या है? 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना है, जो कि इसका निर्धारण 1992 में किया गया था। कहाँ किया गया था? रियो डी जेनेरियो यानी कि पृथ्वी सम्मेलन में किया गया था। नेक्स्ट आपका है मानव जनित पर्यावरण क्या कहलाते हैं? ठीक है, जो मानव जनित पर्यावरण यानी मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण क्या कहलाता है? पीड़ाहारी,
परजैविक या प्रतिजैविक या ह्यूमेलिन। ठीक है, तो देखिए जो मानव जनित पर्यावरण ह्यूमेलिन कहलाते हैं, यानी कि 4 ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्योंकि देखिए मानव अपने विकास के लिए बहुत सारा प्रदूषण कर रहा है और ज़्यादातर प्रदूषण अब मानव के द्वारा ही किए जा रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे, ह्यूमेलिन बोलेंगे, यानी कि 4 ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ह्यूमेलिन। नेक्स्ट है आपका, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? बताइए आपको किस ऊर्जा को हम यूज़ करें जिससे क्या प्रदूषण नहीं होता है? कोयला, परमाणु, पेट्रोल या सौर। ठीक है, तो जो आपका सौर ऊर्जा है इससे प्रदूषण नहीं फैलता है, यानी कि 4 ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा के द्वारा क्या, सौर ऊर्जा के यूज़ करने पर प्रदूषण नहीं फैलता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सबसे अधिक लवणीय सागर है? आपको बताना है जो आपके सागर दे रखे हैं, अरब सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर और मृत सागर, इसमें से कौन सबसे अधिक लवणीय सागर कौन सा, मतलब सबसे ज़्यादा किसमें लवणता पाई जाती है? तो वो आपका है मृत सागर। ठीक है, मृत सागर में सबसे ज़्यादा लवणता पाई जाती है, यानी कि 4 ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस कितना मतलब इसकी लवणता क्या कितनी है, 238% इसमें लवणता पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि ये इसमें इतनी लवणता पाई जाती है कि अगर कोई भी जीव धोखे से इसमें आ जाए तो वो मर जाता है, इसीलिए इसे मृत सागर बोलते हैं। क्यों मृत सागर बोलते हैं? क्योंकि इसमें कोई भी जीव अगर आ जाए तो उसकी मृत्यु हो जाती है, इसीलिए इसे मृत सागर बोलते हैं। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा खारा लवणता पाई जाती है, बहुत ज़्यादा नमक पाया जाता है। ठीक है, और ये जो है आपका पड़ता का, अगर आपसे पूछे ये पड़ता का, तो ये आपका पड़ता है जॉर्डन, इजराइल, फिलिस्तीन के बीच में पड़ता है। ठीक, याद रखिएगा, 3 के बीच में पड़ता है। ठीक है, आपका मृत सागर जो है जॉर्डन, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में पड़ता है। इसमें लवणता कितनी, 238% है। ठीक है, कोई भी जीव और आपके इसमें क्या है, जली पौधे नहीं होते हैं। ठीक है, बल्कि इसमें क्या है, कुछ बैक्टीरिया व शैवाल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बैक्टीरिया व शैवाल पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें इतनी लवणता होती है कि कोई भी जीव नहीं रह सकते इसमें, और इतनी लवणता के कारण इसमें कोई भी तैर सकता है। क्योंकि इसमें कोई व्यक्ति डूब नहीं सकता, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लवणता है, इसलिए कोई भी व्यक्ति आसानी से इसमें तैर सकता है। ठीक है, और अगर आपसे पूछ लेते हैं कि सबसे खारी झील कौन सी है, ठीक है, सबसे खारी झील कौन सी है, विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील बोले, खारी झील बोले, तो वो आपकी है टर्की की वान झील। ठीक है, वान कौन सी है, वान झील है, जो कि आपकी टर्की में पड़ती है। ठीक, ये विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील है। इसकी लवणता कितनी है, 330%। ठीक है, इस जो वान झील है इसकी लवणता कितनी, 330 है, और जो आपका मृत सागर इसकी कितनी, 238 है। उसको यहीं पे एंड करते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय हिंद, जय भारत।